Hello, students. Welcome to Shubhin Intelligence Zone and welcome to the series of data structure. So, I am Shubhangi Srivastav and I will be guiding you through the data structure series. So, now हम start करने वाले हैं अपनी data structure series को and here are the first lecture which is Introduction to Data Structure. This is the first lecture in which we are discussing data structure क्या होता है, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कितने टाइप्स का होता है और अलग अलग तरीके से हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली ये बहुत ही फाउंडेशन बिल्डिंग आपका लेक्चर रहेगा जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आगे के लेक्चर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। हेयर दी व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे एंड स्ट्रक्चर दोनों ही टर्म्स काफी फैमिलियर हैं। ऐसी बिल्कुल भी ये टर्म्स नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कभी सुनी ना हो अपनी लाइफ में या फर्स्ट टाइम आप इसको सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों को साथ में देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग निकलता है और हमारे डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल में क्या मीनिंग है। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूं तो मान लेते हैं कि मेरे पास बुक्स हैं बहुत सारी। अब इन बुक्स को मैं अपनी बुक शेल्फ में किस तरह अरेंज करती हूँ, वो क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स। या फिर अगर मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं अपनी कबर्ड में उन कपड़ों को किस तरह अरेंज करती हूँ। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर का। जो भी इनपुट आप देते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को वो सब कुछ उसके लिए काम करता है एक डेटा की तरह। आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई इनपुट दिया है या कोई प्रोग्राम आप चला रहे हो, वॉट एवर दी वर्किंग, वो सब हमारे सिस्टम के लिए एक डेटा होता है। विद इन द सिस्टम डेटा कैसे अरेंज किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर उस डेटा को किस तरह अरेंज करेगा उसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में कहूं तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, आप उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैसे अरेंज कर रहे हो वही क्या होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक अ कंटेनर। कंटेनर किस प्रकार के कंटेनर है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं किसी तरीके से। तरीका मतलब कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स का यूज करके अपने डेटा को हम अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। और स्टोर करने का पर्पस क्या होता है कि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उस डेटा को एक्सेस कर पाए यानी कि यूज कर पाए। अगर मुझे लगे कि मुझे अपने डेटा में कोई चेंज करना है तो मैं उस डेटा को चेंज कर पाऊं। तो ये होता है बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर, जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, अरेंज करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिससे कि जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको यूज कर सको। अगर आपको कोई चेंजेस बनाने हैं तो आप वो भी उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है data structures in C is way of storing and organizing data in the computer memory so that it can be processed efficiently. बेसिकली एज पर योर सिलेबस हमें डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ना है, यानी कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स में सी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वही सेम मतलब है कि डेटा को स्टोर करना और इस तरह अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना कि जब कभी जरूरत पड़े तो एफिशिएंट तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए हम उसको एक्सेस कर पाए। जैसे कि अगर मैंने अपनी बुक्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया हुआ है अपनी बुक शेल्फ में, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी जिस भी बुक की, मैं तुरंत जाके उस बुक शेल्फ से उस बुक को निकाल सकती हूँ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो हम वो चीज यूज क्यों कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज आप यूज करोगे तो जरूर उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, तभी आप उसको यूज करोगे। तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या क्या है, तो हियर आर द सम पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट एफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हो, तो वही वाली बात है कि जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको एफिशिएंट तरीके से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी बुक्स को रेंडमली अरेंज कर दिया, कोई बुक कहीं और रख दी, कोई बुक कहीं और रख दी, तो मुझे रिकॉल भी नहीं रहेगा कि मैंने अपनी कौन सी बुक कहाँ रखी है। बट अगर उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक कबर्ड में रखा जाए, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ मेरी बुक्स इस फॉर्मेट में रखी हैं और यहाँ से इस बुक की एक्सेस मुझे मिल सकती है। उसी प्रकार जब डेटा को आप प्रॉपर वे में अरेंज करते हो अपनी मेमोरी के अंदर, तो आपको उसको एक्सेस करना थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है फास्ट एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। जब मुझे पता है
कि डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर किया गया है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में किया गया है, एक प्रॉपर मैनर में किया गया है, तो उसको एक्सेस करने का काम जल्दी हो जाएगा। आपको बिना किसी देरी के आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट है बेटर मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि रैंडम डेटा अगर आप मेमोरी में डालोगे बिना किसी अरेंजमेंट के, तो उससे हो सकता है बहुत सारा मेमोरी वेस्ट हो या हमारे काम ना आए। बट अगर हम एक सीक्वेंस में अपने डेटा को डालते हैं तो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको अपने डेटा स्ट्रक्चर की मदद से मैं इजीली हैंडल कर सकती हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो बजाय कि मैं उसको अलग अलग शीट्स पे बनाऊं या रैंडमली अरेंज करूं, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग मेथड हो गया। बट अगर मैं प्रॉपर एक एक्सेल पे शीट बनाऊं 50 स्टूडेंट्स की, तो वो डेटा क्या है, बहुत इजीली मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। जब भी मुझे जिस बच्चे का रिकॉर्ड देखना होगा, मैं अपनी शीट को ओपन करके उस बच्चे का रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकती हूँ। तो ये कुछ जरूरत होती है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, यानी कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर को सही से इंप्लीमेंट करते हो तो आपके प्रोग्राम की स्पीड अच्छी होती है। उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि अनऑथराइज्ड यूजर्स आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं अगर आप एक प्रॉपर तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हो। एल्गोरिदम्स का फाउंडेशन और रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपके डेटाबेसेस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, कंपाइलर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर हम अभी तक अपने दो डिस्कशन की डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और हमें उसकी जरूरत क्यों है, इसको समराइज करें तो बहुत ही सिंपल है कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर अरेंज करना ही डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स का यूज करके हम अपने डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जरूरत क्यों होती है, तो अगर हमारे डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज किया जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में, तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, हमारा काम जल्दी होगा, हमें फास्ट प्रोसेसिंग में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ जरूरत होती है डेटा स्ट्रक्चर की जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन, types of data structure. Here the main discussion starts. What are the types of data structure? So, as you can see, data structure हमारे दो टाइप के होते हैं, primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive का मतलब हो गया primary type of data structure. तो अगर आप स्लाइड पे देखोगे तो कुछ प्रिमिटिव टाइप लिखे हुए हैं, इंटीजर, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, पॉइंटर। तो हम प्रिमिटिव को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज प्रिमिटिव टाइप आपने अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होते हैं। अगर मैं एग्जांपल समझाना चाहूँ तो इंटीजर क्या होता है, इंट का मतलब होता है आपका इंटीजर, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है सी प्रोग्रामिंग में कि इंटीजर हमारी 4 बाइट्स लेता है और इसके अंदर आप इंटीजर टाइप का यानी कि न्यूमेरिकल टाइप का 1 2 3 4 5 -5 -6 इस प्रकार का डेटा स्टोर करते हो। उसके बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स को स्टोर करते हो, ABCDEFGHI। तो बेसिकली प्रिमिटिव टाइप को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी डिस्कस किए होते हैं। हम फोकस करेंगे अपने नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे। नॉन प्रिमिटिव अगेन आपके डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि लीनियर का क्या मतलब हुआ। लीनियर का मतलब होता है अगर कोई चीज बिल्कुल किसी सीक्वेंस में अरेंज है लीनियर तरीके से, नाम से ही क्लियर हो रहा है। लीनियर का मतलब कि अगर बहुत ही लीनियर चीज है, बहुत ही स्ट्रेट लाइन में, बहुत ही सीक्वेंस में अरेंज है, तो वो लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब है कि वो चीज किसी भी पैटर्न में अरेंज हो सकती है बट स्ट्रेट लाइन पैटर्न में अरेंज नहीं होगी, किसी भी रैंडम पैटर्न में अरेंज होगी बट स्ट्रेट लाइन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर कोई स्ट्रेट लाइन पैटर्न में अरेंज है, कॉन्टिन्यूअस अरेंज है, कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट है, तो वो लीनियर है। और अगर उसका अरेंजमेंट नॉन कॉन्टिन्यूअस है, कुछ और पैटर्न में अरेंज है अदर देन लीनियर, तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे लीनियर में दो टाइप आते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, जो कि इंपॉर्टेंट है समझना कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है लीनियर के अंदर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले डिस्कशन को होल्ड करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे मेमोरी को कंपाइल टाइम पे एलोकेट किया जाता है
और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसका साइज फिक्स कर दिया जाता है। ओके, सो मच ऑफ टेक्निकल टर्म्स, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे कि ये अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर है और मैंने इसको मेमोरी में कुछ जगह देनी है, अगर मैं कहूँ स्टैटिक के अंदर, तो मैंने फिक्स कर दिया कि मेरी मेमोरी के 4 बॉक्सेस मुझे चाहिए, तो ये चीज आपकी फिक्स रहेगी और ये आप कंपाइल टाइम पे फिक्स कर दोगे। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा और जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा, आपको मेमोरी के अंदर 4 बॉक्सेस ही मिलेंगे, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। तो स्टैटिक के अंदर क्या किया, स्टैटिक का मतलब होता है किस चीज का ठहराव होना, मतलब कि आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में फिक्स कर दिया कि मुझे मेरे डेटा स्ट्रक्चर के लिए 4 बॉक्सेस चाहिए, तो आपको 4 ही मिलेंगे जब तक आप उस पर काम करते रहोगे, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं प्लेट सिस्टम का। आजकल शादियों में प्लेट सिस्टम यूज होता है। उसका मतलब क्या है कि जब आप वेन्यू बुक करने जाते हो, तभी आप डिसाइड कर लेते हो एज पर आपकी गेस्ट का आइडिया लगा के कि हमें 100 प्लेट्स चाहिए। उसका मतलब क्या है कि आपको वेन्यू वाले 100 प्लेट देंगे, ना तो आपको 100 से ज्यादा मिलेंगी ना 100 से कम मिलेंगी। अगर 101 गेस्ट चले गए तो प्लेट सिस्टम में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने 100 प्लेट्स को बुक किया हुआ है। मतलब कि कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम मतलब जब वेन्यू को बुक करने गए तभी आपने प्लेट्स को फिक्स कर दिया कि भैया इतनी प्लेट्स हमें चाहिए, वही आपको मिलेंगी। अब क्या है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप उसको बदल नहीं सकते, मतलब कि बुक करने गए तो 100 प्लेट्स बुक करी, जब फाइनली वो शादी होने वाली थी या फंक्शन होने वाला है या वो हो रहा है, आपके गेस्ट ज्यादा हो गए, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आपने 100 प्लेट्स की ऑर्डर ऑलरेडी दे रखी है। तो ये होता है स्टैटिक, कि हमने कंपाइल टाइम पे बनाते टाइम ही उसकी मेमोरी एलोकेशन को फिक्स कर दिया। अगर रियल लाइफ एग्जाम स्टैटिक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल और टेक्निकल को साथ साथ लेके चलते हैं। फर्स्ट, मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, मतलब कि जब आप प्रोग्राम बना रहे थे तभी आपने बोल दिया कि मुझे मेरी मेमोरी में 4 बॉक्सेस चाहिए अपने इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए। यानी कि जब आप वेन्यू पे बुकिंग करने गए तभी आपने बोल दिया कि हमारे 100 गेस्ट हैं और हमें 100 ही प्लेट्स चाहिए। तो दोनों पैरेलल लेके समझते हैं कि मेमोरी के 4 बॉक्सेस हमने रिजर्व कर दिए, तो मेमोरी एलोकेट हो गई है कंपाइल टाइम पे और वेन्यू में 100 प्लेट्स बुक हो गई हैं आपके नाम पे। ओके, सेकेंड पॉइंट, साइज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आपने मेमोरी के 4 बॉक्सेस को फिक्स किया है, अब आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो आप स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप उस साइज को चेंज नहीं कर सकते, जो आपने पहले ले लिया वो ले लिया। उसी प्रकार प्लेट सिस्टम में अगर आपने 100 प्लेट्स वो 100 ही प्लेट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड, यूज कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। अब ये समझते हैं टेक्निकल, लास्ट वाला 4, तो ये एलोकेशन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप इस बॉक्स पे काम करो फिर आप इस पे काम कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पहले आप इस पे काम करोगे तो अगले स्टेप में आप इस पे काम करोगे, देन इस पे, देन इस पे, मतलब कि लगातार आपको चारों बॉक्स मिलेंगे। एक बैक है, काम आप इस पे करोगे, उसके बाद आप इस पे काम करोगे, देन इस पे करोगे, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस रहेंगी, आप अपने सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है किसका, स्टैटिक का पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें फास्टर एक्सेस टू एलिमेंट्स, यानी कि आपने कंपाइल टाइम पे ही अपना साइज फिक्स कर दिया और कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में आपको साइज मिल गया है, तो आपके एलिमेंट्स की एक्सेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। समझते हैं एग्जांपल से इसको। जब मैं प्रोग्राम बना रही थी तभी मैंने बोल दिया कि ये वाला बॉक्स मेरा है, ये वाला बॉक्स मेरा है, ये वाला बॉक्स मेरा है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ बॉक्स मेरे प्रोग्राम के नाम पे बन चुका है कंपाइल टाइम पे ही। तो मेरा जो भी डेटा आएगा, मान लो इसमें ए आया, इसमें बी आया, सी डी, मेरा जो डेटा आएगा वो इन्हीं बॉक्सेस में स्टोर होगा।
तो मेरे एलिमेंट्स की एक्सेस फास्टर हो गई है, क्योंकि मेरे नाम की जगह पहले ही बन चुकी है। अगर मैंने कहीं पे टिकट्स बुक करा दिए, पहले ही मैंने अपनी सीट कंफर्म करा दी, तो मेरी सीट पे कोई और आके नहीं बैठ सकता, तो मुझे मेरी सीट जल्दी मिल जाएगी। अगर एक और एग्जांपल मैं लगाऊं, तो मूवी टिकट्स अगर हमने थिएटर में जाने से पहले बुक कर दी ऑनलाइन, तो आपकी सीट फिक्स है, कोई और उस सीट पे आके नहीं बैठ सकता, आपको तुरंत आपकी सीट मिल जाएगी। तो जब जब हम चीजों को पहले से फिक्स कर देते हैं, तो हमारे एलिमेंट्स की एक्सेस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, हमें जल्दी मिल जाती है उस चीज की एक्सेस। ये वाला पॉइंट हो गया। को एक लिमिटेशन बोल सकते हो स्टैटिक की, क्या, मे कॉज मेमोरी वेस्टेज इफ फुल साइज इट नॉट यूज्ड। मान लो कि मैंने 100 प्लेट्स बुक करी थी और मेरे गेस्ट 80 आए। अब वो 20 प्लेट्स क्या हो गई, वो 20 प्लेट्स पूरी की पूरी वेस्ट हो गई। तो ये डिसएडवांटेज भी है हमारी प्लेट सिस्टम का, कि हम प्लेट्स को जितना बुक करते हैं, अगर हमारे गेस्ट उससे कम रह जाते हैं, तो वहां पे हमारी प्लेट्स क्या है, वेस्ट है। इसी प्रकार हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, कि अगर मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4, लेकिन डेटा मेरे पास 3 के लिए है, ए बी सी, तो बाकी का जो बॉक्स था ये क्या हो गया मेरा, ये बॉक्स मेरा वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर जो मेरी मेमोरी है वो क्या हो गई है, मेरी मेमोरी यहाँ पर वेस्ट हो गई है, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसको आप ये भी समझ सकते हो कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या होता है, कि अगर आपने ज्यादा मेमोरी लोकेशंस को फिक्स कर दिया कंपाइल टाइम पे, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको लगा कि अरे मेरा तो काम कम मेमोरी में ही हो जाता, तो आपकी मेमोरी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो ये बात हुई स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की। रिकैप करते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में आपकी मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट की जाती है, एग्जीक्यूशन के टाइम आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वही अपना प्लेट सिस्टम वाला एग्जांपल आप इसमें याद रखेंगे, कि जब आप वेन्यू पे जाएंगे तभी आप अपनी प्लेट्स बुक कर देंगे, फंक्शन के टाइम पे आप उन प्लेट्स को कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसके इसी लाइन से बाकी पॉइंटर्स बनते हैं। कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो चेंज नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, आपके एलिमेंट्स को एक्सेस आप जल्दी कर पाओगे। और अगर आपने ज्यादा बॉक्सेस इनिशियलाइज कर दिए, या आपने ज्यादा मेमोरी बॉक्सेस फिक्स कर दिए और आपका काम कम में हो गया, तो बाकी के बचे हुए बॉक्सेस क्या हो गए, आपके waste हो गए। तो अगर हम देखें, एरे, एरे क्या है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, जिसको अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट अगर पूछा जाए कि डायनामिक डेटा सॉरी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो उसका एग्जांपल है एरे। अब एरे क्या है ये हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात होती है आपके डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की। स्टैटिक के सारे पॉइंटर्स को उल्टा कर दीजिए, डायनेमिक बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप मेमोरी एलोकेट करते हो रन टाइम पे। मतलब कि प्लेट सिस्टम के अलावा दूसरा सिस्टम क्या है शादी में, कि आपने बहुत लोगों का खाना बनवा लिया, जितने भी गेस्ट आएंगे वो आपके खाने को खाएंगे, एंड दैट्स इट। कितनी प्लेट्स यूज हो रही है, कितनी प्लेट्स यूज नहीं हो रही है, हमें मतलब नहीं है, गेस्ट आते जा रहे हैं और खाना को खाते जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे है कि डेटा आता जाएगा और वो मेमोरी में जगह लेता जाएगा, जहां उसको जगह मिलेगी वहीं जाके बैठ जाएगा वो। मतलब कि यहाँ पे क्या है, कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन किया जाता है, एंड साइज कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर ये है मेरी मेमोरी, तो अगर मैंने रन टाइम पे एलोकेशन दिया इसमें, तो मान लेते हैं कि पहले मेरा डेटा ए आया, मेमोरी में यहां जगह खाली थी, ए यहाँ पे आके बैठ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, कुछ भी रैंडम डेटा। उसके बाद मेरा सी आता है, अब ए के बाद जगह खाली नहीं है, तो सी यहाँ पे आके बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, फिर आता है हमारा ई, तो ई को यहाँ जगह मिली, वो यहाँ आके बैठ गया। यानी कि यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम पे हो रहा है, और आप अपने साइज को एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपकी लोकेशंस यूज होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप देखो, मैंने न्यूली क्या इंसर्ट किया है, मैंने ए इंसर्ट किया है, सी इंसर्ट किया है और ई इंसर्ट किया है। जहां ए सी और ई को जगह मिली वो वहां पे आके बैठ गए। तो क्या क्या पॉइंटर्स हैं, कि यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो रन टाइम पे होगा, साइज आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हो। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पे, ओके। साइज फ्लेक्सिबल है, बिकॉज फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे 5 बॉक्स की जरूरत है तो 5 बॉक्स यूज करूंगी, अगर मुझे 10 बॉक्सेस चाहिए मेमोरी के तो मैं 10 बॉक्सेस यूज करूंगी। लोकेशंस कैसी हैं, तो
नॉन कॉन्टिन्यूअस मतलब कि यहाँ पे जहां जगह मिलती रहेगी आपके डेटा को वहां आकर वो बैठता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी। उसमें क्या था कि आप पहले से ही फिक्स कर देते हो तो कॉन्टिन्यूअस लोकेशंस आपको मिलती हैं, यहाँ पे आपको लोकेशंस कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलती हैं। उसके बाद क्या है कि स्टैटिक स्ट्रक्चर से थोड़ा स्लो होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पहले फिक्स नहीं किया है। ऑब्वियसली अगर मैं पहले से टिकट्स बुक करके मूवी देखने जाऊंगी तो टिकट काउंटर की लाइन में खड़े होने का मेरा टाइम बच जाएगा, मेरे टिकट्स ऑलरेडी बुक है, मैं जाऊंगी सीट पे जाके बैठ जाऊंगी। लेकिन अगर आप वहां जाकर बुक करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्टैटिक के कंपेयर में ये थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि इनको एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट की जा रही है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो स्टैटिक के कंपेयर में डायनेमिक थोड़ा स्लो रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एरे हमारा एग्जाम्पल था स्टैटिक का। यहाँ पे क्या है, लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। अगेन ये आपके डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं जिनको हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, सब्सिक्वेंट वीडियोस में बहुत डिटेल में जानेंगे। हर एक टाइप का एक अलग चैप्टर है, अलग वर्किंग है, तो उसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल बस आपको समझाने के लिए कि लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ आपके एग्जाम्पल हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के। तो डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक का मतलब कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होगा, डायनेमिक का मतलब रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होगा। स्टैटिक में आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे अपने मेमोरी एलोकेशन को या मेमोरी बॉक्सेस को चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक में यू कैन चेंज। स्टैटिक में आपके एलिमेंट्स को एक्सेस जल्दी मिल जाती है, क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उनके लिए जगह बना रखी है। अब जगह जब पहले बना रखी है तो जहां जहां आएंगे बैठते जाएंगे। लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं है, जब आपका डेटा आएगा तब वो मेमोरी में जगह बनाएगा, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, स्टैटिक का एग्जांपल है आपका एरे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक के है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। तो यहाँ कंक्लूड हुआ डिस्कशन हमारा स्टैटिक का और डायनेमिक का। नाउ बैक टू द स्लाइड, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम थे कि नॉन प्रिमिटिव के अंडर है हम, तो नॉन प्रिमिटिव में हमने देखा था लीनियर अगर स्ट्रेट लाइन है, नॉन लीनियर अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर की बात हम कर रहे थे, लीनियर में हमने स्टैटिक डिस्कस किया, डायनेमिक डिस्कस किया। आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में स्टैटिक के अंदर क्या लिखा हुआ है, एरे, और डायनेमिक के अंदर है आपका लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक हो गया है, डायनेमिक हो गया है। अब जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये सभी टाइप्स आपके एक एक यूनिट के अंदर कवर होंगे। एरे का एक सेपरेट यूनिट है, लिंक्ड लिस्ट का, स्टैक का, क्यू का, ट्री एंड ग्राफ। तो इन सभी को हम अपने सब्सिक्वेंट यूनिट्स के हिसाब से वीडियो बनाएंगे, वहां पे अच्छे से कवर किया जाएगा। यहाँ सिर्फ 1 या 2 लाइन का इंट्रो बताया जाएगा कि हाँ क्या होते हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत ऐसे नहीं है। एरे देख लेते हैं, एरे क्या होता है। एरे, एरे का एग्जांपल है बुक सेल्फ, कि अगर मेरे पास बुक्स हैं तो मैं उन बुक्स को बुक सेल्फ में कैसे अरेंज करूंगी। तो अगर मेरे पास बुक्स हैं तो मैंने अपनी फर्स्ट बुक यहाँ रख दी, सेकंड बुक यहाँ रखी है, थर्ड बुक यहाँ रखी है, फोर्थ बुक यहाँ रखी है। याद करो, एरे किसका एग्जांपल है? एरे एग्जांपल है आपके स्टैटिक का, यानी कि इसका साइज को हम कंपाइल टाइम पे कर देंगे फिक्स और एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बुक सेल्फ को जिस तरह आप अरेंज करते हो बुक्स को, तो वो किसका एग्जांपल हो गया आपका, एरे का। उसके अलावा अगर मेरे पास कपड़े हैं और मुझे वो कबर्ड में अरेंज करने हैं, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो किसका एग्जांपल है, एरे का। एरे में क्या है कि डेटा को कॉन्टिन्यूअस तरीके से अरेंज किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे। जो पॉइंट स्टैटिक के अंदर डिस्कस किए गए कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उसके अलावा आप पहले से फिक्स करते हो साइज को, एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं करते हो, वो सारे पॉइंटर्स एरे के अंदर भी इंक्लूड होते हैं। बाकी डिटेल में कितने टाइप का एरे है, कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाता है, वो सब पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट का रियल लाइफ एग्जांपल होता है ट्रेन। ट्रेन होती है कैसा स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार का, कि ये ट्रेन का पहला डब्बा, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है ट्रेन के दूसरे डिब्बे से, ये ट्रेन का तीसरा डब्बा। तो इस प्रकार आपकी लिंक लिस्ट होती है। ये पहला लिंक लिस्ट का नोड है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब नोड ये टेक्निकल टर्म है, अगेन मैंने बोला कि बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस इंट्रो है। तो लिंक लिस्ट में क्या है, जो ट्रेन होती है, ट्रेन के कोचेस होते हैं, एक एक करके उसमें कनेक्ट किया जाता है। तो ये पहला कोच है ट्रेन का,
ये कनेक्ट है आपके दूसरे कोच से, दूसरा कनेक्ट है तीसरे से। इसी प्रकार हमारी लिंक लिस्ट होती है। जो पहला पार्ट है लिंक लिस्ट का वो कनेक्ट होगा दूसरे से, दूसरा कनेक्ट होगा तीसरे से, एंड सो ऑन। और अगर आपको इस लिंक लिस्ट को थोड़ा एक्सपेंड करना है तो आप इसमें और एक नोड को ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट होती है। जैसे ट्रेन कोचेस कनेक्ट होते हैं आपस में, वैसे ही आपकी लिंक लिस्ट कनेक्ट होती है आपस में। उसके बाद आता है हमारा स्टैक। तो स्टैक में क्या है? स्टैक जैसे हमारी प्लेट सिस्टम है या चेयर्स हैं। हमने चेयर्स ली, चेयर में क्या किया, एक के ऊपर एक के ऊपर, ये एक पहली चेयर, इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी। तो हमने चेयर्स का स्टैक बना दिया। अब जो ये, अच्छा एक बात और है, स्टैक फॉलो करता है आपका लीफो। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत डिटेल में देखेंगे स्टैक वाले चैप्टर में, बट फिलहाल थोड़ा डिस्कशन ले लेते हैं। तो स्टैक आपका फॉलो करता है लीफो, मतलब कि ये मेरी पहली चेयर है, ये दूसरी चेयर है, ये तीसरी चेयर है, और ये चौथी चेयर है। अब जो चेयर मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट करी है, जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले वही चेयर बाहर जाएगी, राइट? अगर आप चेयर्स को ध्यान से सोचो, माइंड में सोचिए, अगर हम चेयर्स को एक के ऊपर एक रखें तो जो चेयर सबसे लास्ट में हमने रखी होती है, जब चेयर्स को निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले वही निकलती है। यही एनालॉजी फॉलो करता है आपका स्टैक। जिस एलिमेंट को अपने स्टैक के अंदर आप लास्ट में इंसर्ट करते हो, जब निकालने की बारी आती है, यानी कि डिलीट करने की बारी आती है, तो सबसे पहले आप वही एलिमेंट डिलीट करते हो। कुछ इस प्रकार कि अगर ये मेमोरी है, 1 2 3 4, यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, सबसे पहले कौन इंसर्ट किया था? सबसे पहले इंसर्ट किया था 1। लेकिन जब मैं इस स्टैक में से एलिमेंट्स को डिलीट करूंगी तो 5 मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, बट डिलीट सबसे पहले कौन होगा? 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3, देन 2, और लास्ट में आपका 1। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है आपका स्टैक। उसके बाद अगला टाइप है आपका क्यू। क्यू क्या है? जैसे कि टिकट लाइन, आप रेलवे टिकट, मेट्रो टिकट, या फिर अपनी मूवी टिकट, कहीं पर भी एक काउंटर है किसी भी चीज का, और यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, ये लोग लाइन में खड़े हैं। अब जो पर्सन सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ था, सबसे पहले टिकट उसे मिलेगा, तो ये पर्सन टिकट लेगा एंड देन आउट। उसके बाद पर्सन 2 टिकट लेगा एंड देन आउट। फिर पर्सन 3 लेगा, पर्सन 4 एंड पर्सन 5। तो क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन में खड़े हो जाना। और लाइन में जो सबसे पहले आता है, काम सबसे पहले उसका होता है, पीछे वाले लोगों का बाद में होता है। तो यानी कि क्यू फॉलो करता है फीफो प्रॉपर्टी। जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले उसका काम होगा, बाद में पीछे वालों का काम होगा। तो स्टैक फॉलो करता है आपका लीफो, और क्यू फॉलो करता है फीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया सबसे पहले काम उसका होगा, बाकियों का बाद में होगा। और क्यू में फीफो, जो पहले आया है पहले उसी का काम होगा, बाकी का बाद में होगा। बाकी मैंने बोला आपसे कि डिटेल में देखेंगे अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर। अगले बढ़ते हैं। अगले टाइप है हमारे ट्री और ग्राफ। तो जो ट्री है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी फैमिली होती है ना, पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स आते हैं, और फिर हम लोग आते हैं। तो मतलब एक हायरार्की फॉलो की जा रही है। तो जिस डेटा स्ट्रक्चर में हायरार्की फॉलो की जाती है, अब ये हायरार्की कैसे फॉलो की जाती है, इसका क्या मतलब है, अगेन आगे देखेंगे समझाने के लिए कि ट्री जो है वो एक हायरार्की फॉलो करता है, और जो ग्राफ है वो कोई हायरार्की फॉलो नहीं करता। तो ट्री में हायरार्की होती है, तो ट्री के अंदर जो भी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन होता है या एलिमेंट्स आते हैं वो एक हायरार्की फॉलो करते हुए आते हैं। और ग्राफ में ऐसा नहीं होता। ग्राफ में एग्जांपल लें, जैसे हमारी सिटी का मैप होता है, अगर एग्जांपल ग्राफ का लें तो ये हमारी सिटी का मैप है। यहाँ पे सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। अब मल्टीपल रूट्स हमारे जा रहे होते हैं, कुछ इस प्रकार से मैप होता है। तो ये जो हमारी सिटीज हैं 1 2 3, इनको हम बोलते हैं नोड्स, और जो इनके बीच में रास्ता जा रहा है इनको हम बोलते हैं एजेस। तो अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर कोई हायरार्की फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ग्राफ है। ग्राफ पे दो चीज होती है, एजिस। एजिस मतलब कि रास्ता, किसके बीच का? नोड्स के बीच का। जैसे
अगर सिटी 1 सिटी 2, तो सिटी क्या है, नोड्स है, और उनके बीच का रास्ता आपका एजिस है। तो ग्राफ में क्या है, एजिस है, नोड्स है, और कोई हायरार्की फॉलो नहीं की जा रही है। ठीक है, कनेक्शन है बस सिटी के बीच में। और ट्री में क्या है, ट्री में हायरार्की फॉलो की जाती है। तो जिस डेटा स्ट्रक्चर में नोड्स आएंगे, एजेस आएंगे, वो ग्राफ होगा। जिसमें हायरार्की को फॉलो किया जाएगा वो ट्री होगा। तो ये हमारे टाइप्स थे डेटा स्ट्रक्चर के। एरे, एरे क्या है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है स्टैटिक वाले का, जिसमें कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। उसके बाद आपका लिंक्ड लिस्ट में एग्जांपल लिया हमने ट्रेन और कोचेस का, कि जैसे ट्रेन आपस में डब्बों में कनेक्ट होती है, वैसे ही आपकी लिंक्ड लिस्ट में एक डब्बा दूसरे डब्बे से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एंड सो ऑन। फिर हमने लिया स्टैक का, चेयर्स की स्टैक होती है, फॉलो करता है लीफो, जो चेयर सबसे लास्ट में इंसर्ट की है, डिलीट सबसे पहले वही होगी। फिर हमने देखा क्यू में एग्जांपल लाइन का, टिकट काउंटर्स का, जो बंदा पहले लाइन में खड़ा हुआ है आके, पहले उसका काम होगा, पहले टिकट उसको मिलेगी। तो ये फॉलो करता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है पहले वही बाहर जाएगा, बाद में पीछे वाले। फिर हमने देखा ट्री एंड ग्राफ, अगर कोई हायरार्की फॉलो हो रही है तो वो ट्री है, कोई हायरार्की फॉलो नहीं हो रही है तो वो ग्राफ है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद अगला डिस्कशन अब आता है कि एल्गोरिदम क्या होती है। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले यहां देखते हैं एल्गोरिदम। दो चीजें होती हैं, एक होता है एल्गोरिदम और एक होता है प्रोग्राम। एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी भी काम का कोई प्रोसेस बनाना। मान लो कि हमने कोई ट्रिप प्लान करी, तो ट्रिप के लिए हम एक प्रोसेस लिखेंगे स्टेप्स में, कि पहले हमें कहाँ जाना है वो प्लान होगा, फिर कौन कौन जाएगा वो प्लान होगा, टिकट्स कहाँ से बुक करेंगे। तो मतलब कि आप किसी भी काम को करने के लिए एक एल्गो बना रहे हो। एल्गो मतलब कि आप स्टेप्स बता रहे हो कि अच्छा ये काम स्टेप फर्स्ट में ऐसे होगा, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। तो जब आप किसी काम को करने के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स बनाते हो, तो वो आपकी एल्गोरिदम होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक वही एग्जाम्पल आपका एल्गो में है, वही एग्जाम्पल आपका प्रोग्राम में है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि अगर आप उस एल्गोरिदम को रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 नंबर्स को प्लस करना है, तो वो 2 नंबर कैसे प्लस होंगे, वो स्टेप्स लिखना एल्गो है। और अगर उन 2 नंबर्स को प्लस करने के लिए मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड कर दूं, तो वो प्रोग्राम है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे 2 नंबर्स प्लस करने हैं तो एल्गो क्या होगी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी ऑब्वियसली, उसके बाद हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो num1 यानी कि क्या प्लस करना है, उसके लिए मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, फिर उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए मुझे थर्ड वेरिएबल चाहिए। तो बेसिकली अगर आइडिया देखें, ये एग्जांपल तो डिस्कशन कर ही लेंगे, बट आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जो कोई काम हमें करना है उसके स्टेप्स को लिखना एल्गोरिदम है, और उन्हीं स्टेप्स को कोडिंग लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम बना देना प्रोग्राम है। राइट, आप सी का यूज कर सकते हो, आप जावा का यूज कर सकते हो, पाइथन का यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना एल्गोरिदम है, और उन्हीं स्टेप्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसका प्रोग्राम बना देना ही प्रोग्राम है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है प्रोग्राम में और एल्गो में। एल्गो में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होती है, सबसे पहली बार, और कोड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। जैसे कि आप डिफरेंस क्लियरली स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि प्रोग्राम का एक प्रॉपर सिंटेक्स है, कि पहले हेडर फाइल्स आई हैं, फिर मेन फंक्शन है, फिर आपका डिक्लेरेशन है, फिर आपका इनपुट स्टेटमेंट है, आपकी प्रोसेसिंग है, देन आपका आउटपुट आपने प्रिंट किया है। बट एल्गो में क्या है, एल्गो में उन्हीं स्टेप्स को हमने वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो एल्गो एक रफ आइडिया है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं प्रोग्राम लिखते टाइम। तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम बेसिकली एक पैटर्न है, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी काम को करने के लिए। और प्रोग्राम क्या होता है, उसी एल्गोरिदम को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड के रूप में इंप्लीमेंट करना आपका प्रोग्राम है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम का एक प्रॉपर सिंटेक्स है, राइट, कि पहले हेडर फाइल्स आएंगी, देन आपका मेन फंक्शन आएगा, आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, आप इनपुट लोगे, आप प्रोसेसिंग करोगे, देन आप आपका जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट कराओगे। बट इसी को हम एल्गो में कैसे करते हैं, एल्गो में हम शब्दों में लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स में, कि स्टेप फर्स्ट पे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, स्टेप 2 में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं इनमें कनेक्शन बैठाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार है ये, कि स्टेप फर्स्ट में आप प्रोग्राम शुरू करते हो, स्टेप 2 में आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, स्टेप 3 में आप उनकी वैल्यू लेते हो, इनपुट करते हो, स्टेप 4 में आप उनको सम कराते हो, देन आप प्रोग्राम को
एंड करते हो। तो आपने नंबर ऑफ स्टेप्स को पहले शब्दों में लिखा, दैट इज एल्गोरिदम। फिर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसको कोड बनाया, दैट इज योर प्रोग्राम। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कोडिंग और प्रोग्रामिंग में, या फिर प्रोग्राम और एल्गोरिदम में। ओके, अब पढ़ लेते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। An algorithm is a step-by-step procedure or set of instructions designed to perform a specific task or to solve a particular problem. Means क्या हुआ इसका, कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है या आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, बेसिकली आपको कोई काम करना है, तो उस काम के लिए आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हो, उसका प्रोसीजर, उसका मेथड, उसका तरीका, वही क्या है, आपकी एल्गोरिदम है। दोबारा देखते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है या हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम क्या क्या नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो पूरा प्रोसीजर ही क्या है, एल्गोरिदम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंक ऑफ एन एल्गोरिदम एज अ रेसिपी, इट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट स्टेप्स टू फॉलो टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो एल्गोरिदम से आप नंबर ऑफ स्टेप्स को लिखते हो और आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है या ये काम है, तो इनको इन स्टेप्स में करने से मुझे मेरा एक्चुअल रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल सकता है। तो ये बात हुई एल्गोरिदम की, ये डिफरेंस हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक अच्छी एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस एल्गोरिदम को आप अच्छा कहोगे। द फर्स्ट पॉइंट इज यूनिकनेस। मतलब क्या हुआ कि हर स्टेप यूनिक होगा, राइट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो स्टेप्स है वो अनक्लियर हो या कंफ्यूजिंग हो। अगर आपने कहा कि मुझे, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीज आर द नंबर ऑफ स्टेप्स जो फॉलो मैं करने वाला हूं या वाली हूं, तो वो स्टेप्स क्या हो, वो स्टेप्स यूनिक हो, वो स्टेप्स क्लियर हो। कि अगर वो स्टेप्स आप किसी को दिखाओ कि भाई मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स बनाए हैं, तो सामने वाला बंदा भी समझ पाए कि अच्छा इन स्टेप्स का ये मतलब है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो क्लियर होने चाहिए। तो दीज आर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद क्या है, इनपुट, यानी कि आपके एल्गोरिदम में क्या होगा, इनपुट्स होंगे, आउटपुट आपके एल्गोरिदम में। भाई अगर आप इनपुट लोगे तो उस इनपुट को प्रोसेस करके कुछ ना कुछ आउटपुट भी दोगे, तो यूनिकनेस होगा, इनपुट होगी, इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। फाइनाइटनेस, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एल्गोरिदम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, कि वो एल्गो तो चलती जा रही है, और अगर एल्गो चलती जा रही है मतलब आपने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस एल्गो को डिजाइन किया है, प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होगी ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसीलिए तो एल्गो बना रहे हैं। और अगर उस एल्गो में इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, दैट मीन्स कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं है। तो इसलिए फाइनाइटनेस होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके फाइनाइट होंगे, कि हाँ भाई कुछ 10 नंबर ऑफ स्टेप्स में, 20 नंबर ऑफ स्टेप्स में, या 5 नंबर ऑफ स्टेप्स में मैंने अपनी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अगर प्रॉब्लम छोटी होगी, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स को प्लस करना है, तो आप कम नंबर ऑफ स्टेप्स में एल्गो पूरी हो जाएगी। अगर आप बड़ी बड़ी एल्गोरिदम फॉलो करोगे, मीन्स आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो हम पढ़ेंगे डीएस के अंदर, तो आपकी एल्गो बड़ी हो जाएगी। बट बड़ी हो या छोटी हो, बट नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, खत्म होने वाली एल्गो हो, ये ना हो कि कभी वो खत्म ही नहीं हो रही है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिवनेस, हर स्टेप क्या होगा, सिंपल होगा, मतलब कि आपकी स्टेप्स इफेक्टिव होंगे, उनका कुछ मतलब होगा, ऐसा ही नहीं है कुछ भी रैंडमली हमने उसमें लिख दिया। तो इफेक्टिवनेस, यूनिकनेस, इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छी एल्गोरिदम की। ओके, लेट अस कंक्लूड द डिस्कशन। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर के लिए सब कुछ डेटा है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को किस प्रकार अरेंज करते हो, वही आपका क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो भाई अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस डेटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हैंडल करने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए, अपनी एल्गोरिदम्स को करने के लिए, डेटा हमारा सिक्योर रहे इसलिए। तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उन पॉइंट्स की वजह से हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। फिर हमने डिस्कशन किया टाइप्स पे। टाइप्स मैंने कहा कि प्रिमिटिव होता है और नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव को आप पढ़ चुके हैं, नॉन प्रिमिटिव पे मैंने फोकस किया। नॉन प्रिमिटिव में भी आपकी लीनियर और नॉन लीनियर, अगर अरेंजमेंट ऑफ डेटा एक स्ट्रेट लाइन मेथड में है, एक लीनियर मेथड में है, वो लीनियर है। और अगर लीनियर के अलावा कोई और पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, वो नॉन लीनियर है।
फिर लीनियर में अगेन टू टाइप्स आए, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर आप कंपाइल टाइम एलोकेशन कर रहे हो, आप अपने बॉक्सेस को चेंज नहीं कर पा रहे हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वो आपका स्टैटिक था। एग्जाम्पल लिया प्लेट सिस्टम का, शादियों में या फिर किसी फंक्शन में। डायनेमिक में आप रन टाइम एलोकेशन करते हो, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, जहां डेटा को जगह मिलती है वहीं आके बैठ जाता है। एग्जाम्पल लिया रैंडम अरेंजमेंट का, ये हुआ आपका डायनेमिक का। स्टैटिक का एग्जांपल होता है एरे, जो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में अच्छे तरीके से। डायनेमिक का एग्जांपल होता है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ, जिसको हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे, राइट। उसके बाद हमने डिस्कशन किया आपके एरे पे। तो एरे का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स को बुक सेल्फ के अंदर अरेंज करना। लिंक्ड लिस्ट देखा, आपकी ट्रेन होती है, ट्रेन के डब्बे होते हैं, एक डब्बा दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से, इसी प्रकार आपकी लिंक लिस्ट होती है। लिंक लिस्ट का एक पार्ट दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे से, एंड सो ऑन। सब्सिक्वेंट वीडियो में देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। स्टैक देखा, स्टैक मतलब कि चेयर्स का स्टैक, जो चेयर एंड में आई है वो सबसे पहले निकाली जाएगी। क्यू देखा, क्यू मतलब टिकट काउंटर की लाइन, जो बंदा पहले आया है वो पहले टिकट लेके बाहर जाएगा, बाकी बंदे बाद में अपना काम करेंगे। हायरार्की देखी, हायरार्की फॉलो कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर तो ट्री है, हायरार्की फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ग्राफ है। एल्गोरिदम और प्रोग्राम देखा, नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना एल्गोरिदम है, उसी को कोडिंग में कन्वर्ट कर देना प्रोग्राम है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखी एल्गोरिदम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्गोरिदम और प्रोग्राम का डिफरेंस है। तो जैसे कि हमने अपने पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर लिया है, पूरा एक बार रिकैप कर लिया कि क्या क्या आज के डिस्कशन में हमने देखा था। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा अगली वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो से आई विल बी स्टार्ट एन एरे। तो हम एरे को पूरा डिटेल में देखेंगे कि एरे क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स आपके एरे में हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।